Dear students, greeting of the days. So today we will discuss about the chapter 13 of our research and methodology paper, and the topic of chapter 13 is the pharmacovigilance for ASU drugs. So this chapter has two parts. First is the pharmacovigilance for the ASU drug, what is the need, what is the scope and aims as well as the objectives of the pharmacovigilance for ASU drugs. Second is the just information for the National Pharmacovigilance Program for the ASU drugs. So if you look on the pharmacovigilance, तो जैसा दो शब्दों से मिलके बना है pharmacovigilance, vigilance means जांच, तो pharmacovigilance means pharma area के अंदर vigilance specifically meant for the clinical research. मीन्स रिसर्च दो तरह की है, एक तो प्री क्लिनिकल मीन्स जो लैब्स के अंदर होती है, एक होती है क्लिनिकल रिसर्च जो क्लिनिकल्स मीन्स ह्यूमंस के ऊपर होती है. तो जो फार्माकोविजिलेंस है ये ब्रॉडली जो डिपेंड करता है वो करता है आपके क्लिनिकल रिसर्च के ऊपर. सो इफ यू लुक ऑन द डेफिनेशन देन इट इज़ द ब्रांच ऑफ द मेडिकल साइंस which encompasses the activity concerning to the detection, assessment, understanding and the prevention of the adverse drug reaction or any other possible drug related problem, particularly long term as well as the short term side effect of the medicine. तो मेडिकल साइंस की ये जो ब्रांच है वो स्पेसिफिकली 4 पैरामीटर स्पेसिफिकली विद द एडवर्स ड्रग रिएक्शन, जो ड्रग्स दी जा रही हैं ह्यूमन डिसीज ट्रीटमेंट के लिए और जिसका दुष्प्रभाव है उनको डिटेक्ट करने के लिए उनका मूल्यांकन, उनका असेसमेंट करने के लिए, उनको समझने के लिए कि व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज द कॉज और हाउ वी कैन क्योर फ्रॉम दिस एडवर्स रिएक्शंस के उनकी प्रिवेंशन कैसे करी जा सकती है. ये लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म जो साइड इफेक्ट मेडिसिन के कारण जनरेट होते हैं एलोपैथिक मेडिकेशन के कारण, उसके तहत ये एक ब्रांच है जिसमें एडवर्स ड्रग रिएक्शंस के दुष्प्रभावों के बारे में पूरी जानकारी दी जाती है. सो दिस डेफिनेशन इज प्लेनली कवर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द आयुष प्रोग्राम एंड इट्स कवरेज एरिया एज पर द WHO गाइडलाइन. जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो गाइडलाइन प्रिस्क्राइब की हुई है फार्माकोविजिलेंस के लिए, ये उस पूरी जो गाइडलाइन है वो ये जो डेफिनेशन है उसको पूरी कवर करती है. Furthermore, it also says that it is a corrective process originated in the pharmacoepidemiology. Means, what is the pharmacoepidemiology? This is the study of the use as well as the effect of the drugs in the well-defined population, and it is dedicated to reduce the risk of the drug-related harm to the consumer. Means, ये पूरी तरह समर्पित है कि ड्रग रिलेटेड जो भी नुकसान या साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं उसको कैसे रिड्यूस किया जाए, उसके से संबंधित पूरा जो प्रोटोकॉल्स है, जानकारी है, इंफॉर्मेशन है, वो सब फार्माकोविजिलेंस के तहत. इफ़ यू लुक फॉर द फार्माकोविजिलेंस फॉर द ASU आयुष ड्रग सिस्टम, ANU आयुष आयुर्वेदा सिद्धा एंड यूनानी ड्रग सिस्टम, होम्योपैथी कैन बी कंसिडर. सो दिस टर्म जो फार्माकोविजिलेंस है स्पेसिफिकली इट इज नॉट फीचर्ड इन द आयुर्वेदिक टेक्स्ट. हमारे चरक संहिता, सुश्रुत, बांग भट्ट और जो अन्य संहिताएं हैं पाणिनि आदर के द्वारा दी हुई जो टेक्स्ट दिए गए हैं, तो लेकिन एंशिएंट टेक्स्ट के अंदर भी कोई ऐसा इक्वलेंट जो टेक्निकली रूप से साउंड हो जो फार्माकोविजिलेंस के लिए डिटेक्शन,
असेसमेंट, अंडरस्टैंडिंग और प्रिवेंशन टर्म, इस तरह से एग्जैक्टली तो नहीं की है, लेकिन जो इसकी स्पिरिट है, इसका जो सार है, इसका केंद्र है, वो हमारे आयुर्वेदा की जो क्लासिकल लिटरेचर है उसके अंदर इसके बारे में बहुत कुछ बताया गया है। और आप समझिए कि 1000 या 1500 साल पूर्व लिखे गए ग्रंथों के अंदर भी इससे संबंधित जानकारी दी गई है। भृत्यत्री और लघुत्री repeatedly emphasize the major goal of the pharmacovigilance to improve the patient care and the safety during the treatment, and just to promote the rational use of the medication. जो अपना लघु अत्री और बृहत्त्री है, उन्होंने उनका जो पेशेंट केयर को लेकर, उनकी सेफ्टी को लेकर ट्रीटमेंट के दौरान और हाउ टू प्रॉपरली यूज़ द मेडिकेशन, उसके बारे में उन्होंने जितना बार बार बताया हुआ है, वो इस फार्माकोविजिलेंस के जो मेजर गोल है, इसके जो टारगेट है, जो सार है, उसको पूरी तरह कवर करता है। जैसे द्रव्य गुणा, रस शास्त्र, भेषज शास्त्र और चिकित्सा, इन सब के अंदर आयुर्वेदिक इन सब के अंदर अगर देखा जाएगा तो फार्माकोविजिलेंस किसी न किसी रूप में प्रेजेंस है। आयुर्वेदिक लिटरेचर गिव द डिटेल ऑफ द ड्रग एंड ड्रग डाइट इन कंपैरिटी। आयुर्वेदिक लिटरेचर में बहुत जगह बताया कि इस ड्रग के साथ ये ड्रग लेनी है। अगर आप किसी डिसीज़ के अंदर इस स्पेसिफिक ड्रग को आप यूज़ कर रहे हैं तो उसके साथ आपको ये डाइट, खाने के अंदर आहार विहार लेना चाहिए, और अगर आप आहार विहार नहीं लेंगे तो उसके कारण आपको जो ड्रग का जो सही प्रभाव है वो नहीं दिखाई देगा, बल्कि उसके कारण कुछ साइड रिएक्शन है, कुछ अलग तरह का प्रभाव दिखाई देगा। तो आयुर्वेदिक लिटरेचर में बहुत डिटेल से दिया हुआ है। यहाँ तक कि जो मात्रा है कि हमारे यहाँ जो भस्म कही गई है तो उसके अंदर ये भी कहा गया कि स्पेसिफिक मात्रा जो मेंशन किया उससे ज़्यादा अगर आप अमाउंट के अंदर उसको, जैसे पारद भस्म है, इन भस्मों को लेने हैं तो वो आपके लिए जहर का काम करेगी। तो फार्माकोविजिलेंस क्या है? फार्माकोविजिलेंस यही तो है कि साइड इफेक्ट और एडवर्स ड्रग इफेक्ट क्या है उसको जांच करना। तो हमारे लिटरेचर में, आयुर्वेदिक लिटरेचर में तो पहले से ही इसके बारे में बहुत डिटेल से बताया हुआ है, लेकिन उन्होंने फार्माकोविजिलेंस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। जो फैक्टर हमारे यहाँ बताए गए हैं, अगर वैद्य चिकित्सक सही रूप से उनको पालन करते हुए मरीजों की चिकित्सा करेंगे तो एडवर्स इफेक्ट होने का तो कोई कारण ही नहीं हो सकता। लेकिन अज्ञानवश या भूलवश जब हम प्रॉपर गाइडेंस को, आयुर्वेदिक लिटरेचर को फॉलो नहीं करते हैं तो इस कारण हमें सही होते हुए भी कुछ एडवर्स इफेक्ट दिखाई देते हैं या फिर कुछ लोगों द्वारा उसको रिपोर्टेड किया गया। तो उसी के साथ साथ एक फर्दर इसमें आयुर्वेदा अनुपाना, आयुर्वेदा शोधन, तो ये टेक्निक्स के बारे में बताया गया। अगर हम आयुर्वेदा अनुपाना की बात करें तो व्हाट इज दैट? दिस इज द फ्लूइड व्हीकल इन द पंचकर्मा एंड दैट इज टेकिंग अलोंग विद और आफ्टर मेडिकेशन फॉर द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। अगर हम शोधन की बात करें तो दिस इज द टेक्निक टू एलिमिनेट द aggravated doshas from the body and purify the body. So what is that? This is the same things for the pharma, to reduce the pharma abuse, reduce the adverse drug reaction. So we have already mentioned such type of principle in our ancient Ayurvedic literature, and these contributed to the prevention of the many undesirable and or unforeseen events during the मेडिकेशन ट्रीटमेंट। आचार्य चरक ने तो ड्रग्स के रिलेटेड बहुत सारे फैक्टर्स को कंसीडर किया है, जैसे प्रकृति क्या है, गुण क्या है, कर्मा क्या है, प्रभाव क्या है, देश क्या है, ऋतु क्या है, ग्रहितम निहितम, उपास्कृतम एंड पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स सच एज प्रकृति, विकृति, वया, बाला, सतम्या, आहार शक्ति, सर, सत्व एंड संहाना। तो आचार्य चरक ने चरक संहिता के अंदर बहुत जगह पर ड्रग किसके साथ नहीं लेना चाहिए, ड्रग लेते समय, दवाई को लेते समय किस तरह की डाइट रखनी चाहिए, आहार विहार रखनी चाहिए, उसके विषय में कई जगह पर विस्तार पूर्वक चर्चा की है।
साथ में ये भी बताया कि कौन सी ड्रग की कितनी मात्रा ले जानी चाहिए। अगर वो मात्रा प्रेस्क्राइब नहीं ले जाएगी या तो वो प्रभाव नहीं डालेगी और मात्रा अधिक होगी तो वो विष के समान कार्य करेगी। तो एम अगर हम फार्माकोविजिलेंस की बात करें तो इट हैव लिमिटेड, नॉट लिमिटेड बट इज द दीज एम्स। फर्स्ट एम इज टू इम्प्रूव द पेशेंट केयर, ये जो पेशेंट की देखभाल है उसकी सेफ्टी और देखभाल को कैसे बढ़ाया जाए। सिमिलरली यू कैन सी टू इम्प्रूव द पब्लिक हेल्थ एंड द सेफ्टी। पेशेंट पब्लिक एक पार्ट है तो इसके बारे में पब्लिक हेल्थ को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। थर्ड, टू कंट्रीब्यूट टू द असेसमेंट ऑफ द बेनिफिट। आप जो असेसमेंट है कि कितना लाभ हो रहा है, नुकसान हो रहा है, इफेक्टिवनेस है या नहीं है, मेडिकेशन का रिस्क है नहीं, इसको असेस, आप इसका असेसमेंट कर सकते हैं, इसका मूल्यांकन करने में आप सहयोग दे सकते हैं फार्माको विजिलेंस के द्वारा। दूसरा, यू कैन आल्सो हेल्प टू प्रमोट द अंडरस्टैंडिंग एजुकेशन एंड द क्लिनिकल ट्रेनिंग ऑन द बेसिस ऑफ द फार्माको विजिलेंस। नीड ऑफ द फार्माको विजिलेंस। फार्माको विजिलेंस की आवश्यकता क्यों आन पड़ी? हम जब आयुर्वेदिक कंटेस्ट के अंदर बात करें, एसयू सिस्टम के कंटेस्ट में बात करें, तो हम इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए कि दीज मेडिसिन आर दी टाइम टेस्टेड मेडिसिन। समय के अनुसार बहुत समय से, एंशिएंट काल से ही हमारे जो आयुर्वेदिक मेडिसिन है उन्होंने अपनी जो सिद्धता है वो सिद्ध करी है। और आयुर्वेदिक जो प्रैक्टिशनर है जो इन दवाइयों को यूज़ कर रहा है इतने लंबे समय से, उनके परिणाम के फलस्वरूप हम ये कह सकते हैं कि ये जो सिस्टम है ये पूरी तरह से सेफ सिस्टम है। इसके अंदर साइड इफ़ेक्ट, एडवर्स इफेक्ट नाम के कोई भी दोष नहीं है। और चूंकि ये ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम के रूप में कंसीडर किया जा रहा है दुनिया के कई देशों के अंदर, तो इसकी डिमांड जो है, इनके इस्तेमाल की जो रिक्वायरमेंट है वो दिनों दिन बढ़ती जा रही है। वो इंडिया में भी बढ़ रही है और विदेशों में भी बढ़ रही है, वो पॉपुलैरिटी में आ रहा है। सो मीनवाइल टाइम के अंदर ऐसा कुछ हुआ कि कुछ ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम ने कुछ एडवर्स इफेक्ट शो किए, या कुछ साइंटिफिक लोगों ने उसके कुछ दवाइयों के एडवर्स इफेक्ट रिपोर्टेड किए। लेकिन हम ये ऐसा मानते हैं कि ये जो साइड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट रिपोर्टेड किए गए वो इसलिए रिपोर्टेड किए गए कि इट वाज नॉट दिस मेडिकेशन वर यूज विदाउट द प्रिस्क्रिप्शन गाइडेंस और द विदाउट द सुपरविजन ऑफ द क्वालिफाइड आयुर्वेदिक मेडिकल प्रैक्टिशनर। ये दवाइयाँ जो ऐसा लगता है कि विदाउट किसी क्वालिफाइड प्रशिक्षित आयुर्वेदिक मेडिकल प्रैक्टिशनर की गाइडेंस के बिना, सुपरवाइजर के बिना, उनकी सलाह के बिना प्रयुक्त की गई, बिना जुडिशियल उसके प्रयुक्त, इसी कारण उन्होंने एडवर्स साइड इफेक्ट दिए। लेकिन चूंकि पीपल उस आयुर्वेदिक जो अपना सिस्टम है उसके लिए बहुत ज़्यादा उनके लिए उनके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं पूरी दुनिया के लोग, और उनको अपनाना चाहते हैं, तो उसके लिए इस चीज़ की आवश्यकता महसूस की गई कि प्रामाणिकता पूर्वक हम एएसयू सिस्टम के अंदर, आयुष सिस्टम के अंदर, आयुर्वेदा सिद्ध यूनानी सिस्टम के अंदर फार्माको विजिलेंस कंसेप्ट को भी लेकर आए और ये बताएं कि जैसा हमारे यहाँ वर्णित किया गया है उसके अनुसार अगर सही मात्रा में, सही दिशा में, सही स्थिति के अनुसार अगर आप दवाइयाँ लेंगे तो किसी तरह का साइड इफेक्ट नहीं छोड़ सकती या फिर किसी भी तरह का एडवर्स इफेक्ट नहीं देंगी। तो वो डॉक्यूमेंटेड सिस्टम दुनिया हमसे मांग रही है, तो उस सिस्टम के लिए हमें अपने यहाँ पर, अपने डिवीज़न के अंदर भी फार्माकोविजिलेंस की आवश्यकता महसूस की गई, ठीक है, ताकि हम दुनिया को बता सकें कि हमारा जो मेडिकल सिस्टम है उस मेडिकल सिस्टम के अंदर सेफ्टी और एफिकेसी प्रायोरिटी बेसिस पर है और हमारे यहाँ इसको हाईएस्ट कंसर्न के रूप में लिया जाता है। इसलिए मैंने आपको कहा कि मॉडर्न वर्ल्ड की जो डिमांड है कि ऐसा डाटाबेस ट्रेडिशनल मेडिकल सिस्टम के ऊपर लाया जाए, तो इसलिए फार्माको विजिलेंस की एएसयू सिस्टम के अंदर आवश्यकता पड़ी। स्कोप ऑफ द फार्माको विजिलेंस क्या है?
स्कोप और एम अगर देखें थोड़ा सा अलग अलग है. सो दिस आर द स्कोप इज टू इम्प्रूव द फॉलोइंग थिंग्स एज आई हैव मेंशन यू प्रीवियसली कि पेशेंट की केयर, उनकी सेफ्टी कब, जब वो आयुर्वेदिक मेडिकेशन या उससे रिलेटेड चिकित्सा को इस्तेमाल कर रहा है, यूज़ कर रहा है अपने डिसीज के ट्रीटमेंट के लिए. तो इन सब चीज़ों को हम और इम्प्रूव कर सकते हैं. जो ड्रॉबैक्स या ये कह लें जो मिस कंडक्ट किया जा रहा है अज्ञानवश, उनको दूर किया जा सके. सेकंड, टू पब्लिश द हेल्थ एंड सेफ्टी रिकॉर्ड ऑफ द आयुर्वेद. ये मेजर इंपॉर्टेंट है. जो दुनिया की डिमांड है कि हम आयुर्वेदिक मेडिसिन के हेल्थ और सेफ्टी रिकॉर्ड्स को, डाटा को हम पब्लिकली पब्लिश करें, आम लोगों के लिए सामने रखें. लास्ट वन इज द स्कोप इज the encouragement of the safe, rational and more effective use, including the cost effectiveness and promotion of the understanding, education and the clinical training in the pharmacovigilance for the Ayurvedic medicine and its effective communication to the public. हम एनकरेज करेंगे सेफ यूज़, प्रामाणिकता पूर्वक, ज़्यादा प्रभावी, चाहे वो कोस्ट को लेकर हो या फिर एफिकेसी को लेकर हो. अपने आयुर्वेदिक सिस्टम के प्रति हम जो अंडरस्टैंडिंग है उसको हम और ज़्यादा रूप से प्रमोट कर पाएंगे. और उसके अलावा एजुकेशन सिस्टम और क्लिनिकल ट्रेनिंग के अंदर आयुर्वेदिक मेडिसिन के फार्माकोलॉजी, फार्माकोविजिलेंस डाटा को और प्रामाणिकता के साथ लाएंगे. और सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़, वी कैन मेक द इफेक्टिव कम्युनिकेशन टू द पब्लिक. हम प्रभाविक रूप से, प्रामाणिक रूप से हम समाज, पब्लिक के बीच में कम्युनिकेशन कर पाएंगे. So many cases has been reported in the past regarding the adverse reaction and the drug-drug interaction at various national and international forum. तो इन सब के लिए हम इन सब केसेस के बारे में आयुर्वेद के सिद्धांतों के आधार पर हम ये प्रमाणिकतापूर्वक कह पाएंगे कि अगर सिद्धांतों के अनुसार आयुर्वेदिक औषधियों का चयन किया जाएगा ट्रीटमेंट में, तो किसी भी तरह के एडवर्स रिएक्शन की पॉसिबिलिटीज नहीं है. तो वो सब फार्माकोविजिलेंस के माध्यम से ही, डाटा जनरेशन के माध्यम से संभव होता है. ऑब्जेक्टिव, हमारे पास 3 मेजर ऑब्जेक्टिव है फार्माकोविजिलेंस के, जिसको फर्स्ट इज द शॉर्ट टर्म, सेकेंड मीडियम एंड थर्ड इज द लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव. जो फर्स्ट टर्म ऑब्जेक्टिव है उसके अंदर हम वी आर रेडी टू डेवलप द कल्चर ऑफ द नोटिफिकेशन. हम नोटिफाई करने का कल्चर विकसित करेंगे शॉर्ट टर्म में. मीडियम टर्म के अंदर हम हेल्थ केयर प्रोफेशनल और अदर प्रोफेशनल्स को इन्वॉल्व करेंगे इस चीज़ के लिए कि टू हाउ टू मॉनिटर द, कि ड्रग मॉनिटरिंग करें और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम को डेवलप करें. जो हमारा लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है फार्माकोविजिलेंस का, दैट इज टू अचीव द ऑपरेशनल एफिशिएंसी के that would make the national pharmacovigilance program for the ACE drug as a benchmark for the global drug monitoring endeavor. हम अपने अंदर वो क्षमताएं, ऑपरेशनल क्षमताएं विकसित करेंगे जो नेशनल, भारत के नेशनल फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम स्पेसिफिकली विद द ASU ड्रग्स, पूरी दुनिया के सामने हम अपनी जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी है उसको प्राप्त करेंगे. इसके लिए फॉर द ग्लोबल ड्रग मॉनिटरिंग एंडेवर, अपने ग्लोबल ड्रग मॉनिटरिंग एंडेवर के लिए. एंड ये जो तीनों टर्म्स हैं वो क्या फाइंड करेंगे? दे विल फाइंड आउट 4 डिफरेंट थिंग. फर्स्ट इज द साइड इफेक्ट, एनी अनइंटेंडेड इफेक्ट ऑफ द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट अकरिंग एट द डोज नॉर्मली यूज इन द ह्यूमन विच इज रिलेटेड टू द फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टी. एनी साइड इफेक्ट जो आपका फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट है उससे अलग कोई सा भी दूसरा प्रभाव, साइड इफेक्ट, हम उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे. हम जानकारी प्राप्त करेंगे एडवर्स इवेंट प्लस द एडवर्स एक्सपीरियंस के बारे में. ये दिस विल द गिव एनी untoward the medical occurrence that may present during the treatment with the pharmaceutical product. फार्मास्यूटिकल, आयुर्वेदिक या ASU फार्मास्यूटिकल ट्रीटमेंट के समय जो कुछ भी मेडिकल अक्रेंस हो रही है, दैट इज नॉट नेसेसरली, जो कि आवश्यकता नहीं है, दैट है और दैट हैज़ द
that don't have any causal relationship with the treatment. Means आप किसी स्पेसिफिक डिसीज के ट्रीटमेंट के लिए आपने एक मेडिकेशन दी, आपने देखा कोई अनवांटेड हो रहा है, लेकिन आप उसको डायरेक्टली ट्रीटमेंट के साथ कोरिलेट नहीं कर पा रहे, तो दैट इज नॉन एज द एडवर्स एक्सपीरियंस। आपको उसका दुष्प्रभाव सामने नजर आ रहा है, लेकिन आप उसको ट्रीटमेंट के साथ रिलेटेड नहीं करें। साइड इफेक्ट तो ट्रीटमेंट के साथ रिलेटेड हो जाता है। कई बार ये ड्रग लेंगे तो आपको डिजीनेस आ जा सकती है, ठीक है, आपको वोमिटिंग हो सकती है, तो वो साइड इफेक्ट के रूप में आ सकती है। लेकिन एडवर्स इफेक्ट मीन्स उसका पॉजिटिव इफेक्ट, बुरा दुष्प्रभाव, लेकिन आप ट्रीटमेंट के साथ रिलेट नहीं कर पा रहे। थर्ड इज द सिग्नलिंग। सो टू द रिपोर्टेड इंफॉर्मेशन ऑन ए पॉसिबल कैजुअल रिलेशनशिप बिटवीन द एडवर्स इवेंट द ड्रग, जो कि जो रिलेशनशिप डेवलप कर सकेगी ड्रग एज वेल एज द एडवर्स इवेंट के बीच में, दैट इज द रिपोर्टेड इंफॉर्मेशन, एज वेल एज द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रीवियसली अननोन और इनकम्प्लीटली डॉक्यूमेंट, जो पहले कोई डॉक्यूमेंटेड हुआ होगा उसके लेके आपकी रिलेशन, उसके बारे में अननोन या इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन के बारे में जो हम पुरानी जो पहले डिस्क्राइब की जा चुकी है उसके बारे में दोबारा रिपोर्टेड इंफॉर्मेशन ले सके। यूजली मोर देन वन रिपोर्ट इज रिक्वायर्ड टू जनरेट ए सिग्नल, एक रिपोर्ट की आवश्यकता है, एंड जो कि निर्भर करेगी कि आप जो इवेंट है उसकी सीरियसनेस कितनी है और आपकी इंफॉर्मेशन की क्वालिटी कितनी है। एंड लास्ट इज द एडवर्स रिएक्शन, सो that is the response to the drug which is noxious and unintended and which occur at a doses normally used in the man for the prophylaxis, diagnosis of the therapy of disease or the modification of the physiological function। ड्रग का ऐसा रिस्पॉन्स स्पेसिफिक डोज के साथ फॉर द प्रोफाइलेक्सिस, diagnosis or the therapy of the disease, the modification of the physiological function, जो हमारे लिए अनएक्सपेक्टेड था वो हमें प्राप्त होता है। तो ये जो तीन ऑब्जेक्टिव हैं, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म, इसके अंदर हम चार टर्म्स को वैल्यूएट करेंगे, साइड इफेक्ट को, एडवर्स इवेंट्स को, सिग्नलिंग को और एडवर्स रिएक्शंस को। व्हाट इज द चैलेंज टू इंट्रोड्यूस फार्माकोविजिलेंस? ये आसान नहीं है, हमारे पास बहुत सारे चैलेंज है। फर्स्ट चैलेंज इज द concept and the terminologies related to the ADL monitoring are not covered in the आयुर्वेदिक कुरिकुलम। हमारे कुरिकुलम में जो इनके कंसेप्ट हैं एडवर्स रिएक्शन के, जो टर्मिनोलॉजीज हैं वो कवर ही नहीं है। सेकंड, मेथड टू स्टडी ड्रग सेफ्टी प्रॉब्लम हैव नॉट बीन इवॉल्व एडुकेटली इन द आयुर्वेदा। विच टाइप ऑफ मेथड इन विच वी कैन स्टडी द ड्रग सेफ्टी प्रॉब्लम, वो पर्याप्त मात्रा में आयुर्वेदा में इवॉल्व नहीं। Third, the information related to the medicine are in the form of the shloka, in the form of text. It is not easily available for the general public। हमारे जो लिटरेचर है वो श्लोका और टेक्स्ट में अवेलेबल है, वो आम पब्लिक के लिए उपलब्ध नहीं है जानकारी। Next one is the signal detection is difficult because of the inherent belief that Ayurvedic medicine। पहले हमारा ये विश्वास है कि कोई भी हमारी जो मेडिकेशन है वो सारी मेडिकेशन सेव है, तो सिग्नल डिटेक्ट हो ही नहीं सकता, तो ये चैलेंजिंग है। और नेक्स्ट वन इज द पेशेंट ऑफन यूज मेडिसिन फ्रॉम द डिफरेंट सिस्टम ऑफ द मेडिसिन, सो कंकमिटेंटली डिफिकल्टी इन असाइनिंग कॉजलिटीज। डिफरेंट मेडिसिन सिस्टम से यूज करता है तो डिफिकल्टी इन द असाइन कॉजलिटीज को असाइन करने में प्रॉब्लम है। लैक ऑफ द क्वालिटी एश्योरेंस एंड कंट्रोल इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द आयुर्वेदिक मेडिसिन, ये भी कारण है। सपोज वो जो ड्रग्स जो इस्तेमाल में लाई जा रही है ट्रीटमेंट के लिए, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं हुई, उसके अंदर जो प्रपोर्शन है, जो मात्रा है वो एग्जैक्ट नहीं है, तो फिर वो तो इफेक्ट देगी ही नहीं। और यह उनकी मात्रा निर्धारित मात्रा से ज़्यादा है, तो वो फिर जैसे मैंने कहा कि एक निर्धारित मात्रा से ऊपर अगर प्रयुक्त किया जाएगा, चरक में शायद ये बोला था कि वो जहर के समान कार्य करेगी, तो मीन्स एडवर्स साइड इफेक्ट आएंगे जहर का में, यही है। तो ये भी एक बहुत बड़ा पैरामीटर है। द मोस्ट ऑफ द आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन आर द मल्टी इंग्रेडिएंट
जितने भी फार्मूलेशन है उसमें बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, पर जबकि एलोपैथिक जो सिस्टम है वो केवल वन मॉलिक्यूल बेस्ड सिस्टम्स के ऊपर चलता है। तो उसके अनुसार जो फार्माकोविजिलेंस कंसेप्ट है एलोपैथिक उसके साथ, तो वो एक ड्रग के ऊपर है, एक मॉलिक्यूल के ऊपर है। तो हमारी जो फार्मूलेशन है वो मल्टी इंग्रेडिएंट है, तो हमारे पास हम कैसे उस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें इस तरह की प्रॉब्लम, इस तरह की डिफिकल्टीज आएंगी और आ भी गई। नाउ वी विल डिस्कस विद आवर लास्ट पॉइंट, दैट इज द नेशनल फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम फॉर द ASU ड्रग्स। 2008 में 28-29 अगस्त में एक एक्सपर्ट ग्रुप की मीटिंग हुई, और उस जो कि डिपार्टमेंट ऑफ आयुष, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस में एक्सपर्ट की मीटिंग बुलाई, और उस मीटिंग के अंदर कुछ रिकमेंडेशन करी गई, और उस रिकमेंडेशन के बेस के ऊपर इंडिया का जो पहला नेशनल फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम है उसको लॉन्च करने का, उसको इनिशिएट करने का निश्चय लिया गया। और जो गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जामनगर पे है, वहाँ पर पहले इंडिया के नेशनल फार्माकोविजिलेंस रिसोर्स सेंटर फॉर द आयुर्वेदा सिद्ध एंड यूनानी ड्रग्स की स्थापना की गई। और इस NPRC ASU जो में है, वहाँ पर अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बनाए गए नेशनल इंस्टीट्यूट में, रेगुलेटरी अथॉरिटी और टेक्निकल पर्सन, और उन सब लोगों को मिलाकर एक रिस्पॉन्सिबल वे के अंदर, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव रूप के अंदर जो आयुष ड्रग से रिलेटेड प्रोग्राम्स है उसको बनाया गया। और उस प्रोग्राम को जो बनाया गया उसको जो अपना NPTAC नेशनल फार्माकोविजिलेंस टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी है ASU सिस्टम की, वो कमेटी इस प्रोग्राम को गाइड करती है, और जितने भी ADR अलग अलग माध्यमों से इस कमेटी के पास पहुंचते हैं, इस टेक्निकल कमेटी के पास, उनको रिव्यू, उनका एनालाइज करती है और उसका प्रॉपर रेमेडियल मेजर सजेस्ट करती है। अगर हम देखेंगे तो NPRC ASU ड्रग सिस्टम के तहत हमारे पास 5 इंटरडिसिप्लिनरी फार्माकोविजिलेंस सेंटर हैं रीजनल। उसके बाद हमारे पास 42 पेरिफेरल फार्माकोविजिलेंस सेंटर हैं विच आर वर्किंग अंडर दिस RPC अक्रॉस द कंट्री, जिसके ऊपर काम कर रहे हैं। और ये 5 नहीं है, दिस इज आई थिंक ये 8 हैं, और ये वर्क कर रहे हैं। तो अपने आयुर्वेदिक सिद्धा यूनानी ड्रग्स में जो उनसे रिलेटेड कोई भी एडवर्स ड्रग रिएक्शन है वो इन फार्माकोविजिलेंस पेरिफेरल फार्माकोविजिलेंस सेंटर के ऊपर रिपोर्ट इनकी दी जा सकती है, जो कि एक स्पेसिफिकली ADR रिपोर्टिंग फॉर्म है डिज़ाइन किया उसके माध्यम से, और वो फिर प्रॉपर इवेल्युएशन के लिए अलग लेवल पर भेजी जाती है। ये जो अपडेट है ये अब तक 22/2/2019 तक का है, जो नेट से डाटा कलेक्ट किया गया था। तो ऑपरेशनल एफिशिएंसी को प्राप्त करने के लिए आयुष मिनिस्ट्री ने इस फार्माकोविजिलेंस सेक्टर को ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट जो आयुष सिस्टम की स्टडीज है उसके कुरिकुलम में भी शामिल किया है। नाउ ऐसा भी प्रयास किया जा रहा है कि जितने भी ASU सिस्टम के कॉलेज है, एफिलेटेड कॉलेज हैं, वहाँ पर कम से कम एक फार्माकोविजिलेंस सेंटर खोला जाए पेरिफेरल, ताकि हमें एडवर्स जो ड्रग रिएक्शंस हैं उस ASU सिस्टम के बारे में अधिक से अधिक जानकारी मिल सके। क्योंकि जितनी भी फार्मेसी की क्लिनिकल रिसर्च यूनिट है जो कि पोस्ट ग्रेजुएट और डॉक्टरल लेवल की रिसर्च स्टडी करवाती है, तो उनके क्राइटेरिया, उनके रिसर्च प्रोजेक्ट्स के अंदर भी फार्माकोविजिलेंस के प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस करके इनको कहा गया है कि वो अपने कुरिकुलम के अंदर भी इस तरह के क्राइटेरिया को, रिसर्च प्रोजेक्ट के अंदर फार्माकोविजिलेंस के क्राइटेरिया को डालें। और डिपार्टमेंट ऑफ आयुष जो है दैट has been requested to instruct the drug licensing authorities को भी
वो उन्होंने रिक्वेस्ट करी है कि दे शुड इंक्लूड फार्माकोविजिलेंस एस्पेक्ट एज वन ऑफ द क्राइटेरिया व्हाइल गिविंग परमिशन फॉर अ न्यू ड्रग, कि अगर वो किसी भी न्यू ड्रग की परमिशन दे रहे हैं तो उनके साथ साथ उनको इस फार्माकोविजिलेंस एस्पेक्ट को भी अपने क्राइटेरिया में इंक्लूड करना चाहिए। और आपकी खुशी की बात ये होगी कि हमारे विश्वविद्यालय के अंदर अपना अमेरिका जो कॉलेज है वहाँ पर भी डिपार्टमेंट ऑफ आयुष ने एक पेरिफेरल फार्माकोविजिलेंस सेंटर की स्थापना को अप्रूवल दी है और शीघ्र ही उसका को अपने विश्वविद्यालय में स्थापित कर दिया जाएगा। रिपोर्टिंग प्रोसीजर फॉर द फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम के इसके लिए रिपोर्टिंग प्रोसेस क्या है, मीन्स एनी सस्पेक्टेड ड्रग रिलेटेड जो एडवर्स इवेंट्स हैं उसके बारे में हम कैसे उस चीज़ को रिपोर्ट करेंगे। तो आपको पहले ये कहा गया कि क्या क्या चीज़ जो सस्पेक्ट हैं ड्रग के कारण, या वो अकेले में या किसी और अलग ड्रग के साथ इस्तेमाल करने में, या फिर ड्रग ड्रग इंटरेक्शन के कारण, तो किस किस चीज़ को, कैटेगरी को, एडवर्स रिएक्शन को आपको रिपोर्ट करना चाहिए। तो एक उसमें आ गया कि जैसे डेथ हो गई, लाइफ थ्रेटनिंग, मरने का डर आ गया, मतलब बहुत सीरियस कंडीशन हो गई मेडिकेशन के इस्तेमाल से, उसको हॉस्पिटलाइजेशन होना पड़ा थोड़े समय के लिए, दीर्घकाल के लिए, उसके शरीर में प्रभावी डिसेबिलिटी आ गई, अंगता आ गई थोड़े समय के लिए, परमानेंट के लिए, और जन्मजात विसंगतियाँ, मीन्स प्रेग्नेंट वूमेन ने अगर ले लिया उसके बाद जो डिलीवरी हुई बच्चा हो उसके अंदर जन्मजात विसंगति आई। सो इन ऑल दिस केस दे रिक्वायर्ड द इंटरवेंशन टू प्रिवेंट रिक्वायर्ड इंटरवेंशन टू प्रिवेंट द परमानेंट इम्पेयरमेंट ऑफ डैमेज के लिए भी आपको इंटरवेंशन दी गई, उसके कारण कुछ और प्रॉब्लम आ गई। तो ये सारी जो एडवर्स इफेक्ट हैं इन सब चीज़ों को रिपोर्ट करना बहुत आवश्यक है, और कोई भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल इस तरह के सस्पेक्टेड एडवर्स ड्रग इवेंट को रिपोर्ट कर सकता है। एक स्पेशल फॉर्म मेंशन किया हुआ है फार्माकोविजिलेंस सेंटर के द्वारा, उसको आप फिल करेंगे और उसके फिल करने के बाद उस स्पेसिफिक जो इंफॉर्मेशन मांगे उसके आधार पर आप अपनी जो एडवर्स रिएक्शन या एडवर्स इफेक्ट है उसको उस फॉर्म में भरेंगे। बट ये जो रिपोर्ट है ये किसी केवल और केवल हेल्थ केयर प्रोफेशनल द्वारा ये एक्सेप्ट करी जाएगी। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति है उसने कोई दवाई खाई उसे लगा मुझे इसका साइड इफेक्ट हो गया और वो जाके कहे नहीं जिसका ये एडवर्स इफेक्ट आ रहा है और इसको नोट किया जाए, नहीं, वो एक्सेप्ट नहीं कर जाएगी। केवल और केवल हेल्थ केयर प्रोफेशनल can report such type of adverse effect. However, it can be possible the person who feel the adverse effect contact to the physician or the healthcare professional and under he जिसके अंडर में under whom he is getting treatment, then he can request him to report such type of adverse effect in the pharmacovigilance center. So where to report? So reports should be done in the prescribed format that I have already told you through a local pharmacovigilance center. आपके पास जो रिपोर्ट है डायरेक्शन है कहाँ पर, लोकल फार्माकोविजिलेंस सेंटर में आप रिपोर्ट सबमिट करेंगे। द डायरेक्शन ऑफ द सबमिटेड इंफॉर्मेशन should be handled in the confidential form. So the peripheral pharmacovigilance center will forward this form to their regional pharmacovigilance center where they will analyze, then the information will forward to the National Pharmacovigilance Resource Center where it will consolidate the information, statistically analyze it and forward it to the Department of Ayush for the authorized action. तो इस यूनिट के अंदर इन समराइज फॉर्म मैंने दो पार्टों के बारे में बताया था, दो विषय लिए थे। एक तो आयुष ड्रग के
ASU सिस्टम ड्रग्स के फार्माकोविजिलेंस के बारे में, उसकी क्या आवश्यकता, उसका स्कोप क्या है, एम क्या और ऑब्जेक्टिव क्या है। दूसरा नेशनल फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम है भारत सरकार का ASU ड्रग्स के लिए, उसके बारे में आपको जानकारी देना। ठीक है, तो फार्माकोविजिलेंस की डेफिनेशन, जिसमें डिटेक्शन, असेसमेंट, अंडरस्टैंडिंग एंड प्रिवेंशन ऑफ द एडवर्स ड्रग रिएक्शन के बारे में एक ब्रीफ इंट्रो पार्ट दिया गया। उसके बाद फार्माकोविजिलेंस अपने ASU लिटरेचर के अंदर है या नहीं है उसके बारे में जानकारी दी गई। फार्माकोविजिलेंस का एम क्या है उसके बारे में बताया गया, इसकी ज़रूरत क्या है और इसका स्कोप क्या क्या हो सकता है उसके विषय में जानकारी दी। फार्माकोविजिलेंस का ऑब्जेक्टिव शॉर्ट टर्म, मीडियम और लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है, उसमें साइड इफ़ेक्ट, एडवर्स इवेंट, सिग्नलिंग और एडवर्स रिएक्शन इन पैरामीटर्स को जानने की आवश्यकता के बारे में बताया। उसके बाद ये भी बताया कि फार्माकोविजिलेंस, आयुर्वेद में फार्माकोविजिलेंस अपनाने के लिए किस तरह के चैलेंज का सामना करना पड़ेगा। और उसके बाद रिपोर्टिंग अपना नेशनल फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम के बारे में बताया और उसके रिपोर्टिंग प्रोसीजर क्या है उसके बारे में जानकारी दी। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस।